नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहार दूरदर्शन में। आज हेलो डॉक्टर के अंक में स्वागत करती हूं मैं आप सभी दर्शकों का। आपके साथ मैं हूं ललिता सिंह। आज जो विषय हम लेकर आए हैं उस विषय पर हम चर्चा करेंगे और वो विषय है मधुमेह। जी हां, हम जानेंगे कि आखिर मधुमेह होता क्यों है, क्या कुछ ऐसे कारण होते हैं, क्या उसके उपचार हो सकते हैं, किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर किन गलतियों को हम कर गुजरते हैं जिसके बाद हम डायबिटिक हो जाते हैं, मधुमेह के शिकार हो जाते हैं, किन कारणों को हम देख और समझ नहीं पाते हैं। इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास डॉक्टर भी मौजूद हैं, लेकिन ये कार्यक्रम फोन इन लाइव है तो सबसे पहले जरूरी हो जाता है आपको टोल फ्री नंबर नोट करवा देना। तो सबसे पहले आप हमारा टोल फ्री नंबर नोट कीजिए 1800-3456171। जैसा कि दर्शकों ये कार्यक्रम फोन इन लाइव है तो आप सीधे सीधे हमारे विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं और अपने प्रश्नों को साझा करके तुरंत ही उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले स्वागत करेंगे हमारे साथ जाने माने डॉक्टर AS प्रकाश मौजूद हैं। आपका बहुत स्वागत है। आप मधुमेह रोग विशेषज्ञ हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। बिल्कुल, तो जैसा कि आज हमारे साथ मधुमेह रोग विशेषज्ञ खुद मौजूद हैं तो आप सीधे संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। जानेंगे हम मधुमेह के हर एक पहलुओं को अलग अलग तरीके से, आखिर किस प्रकार से आजकल इन दिनों यंग एज में मधुमेह हो जा रहा है लोगों को, या वो युवक हो, युवती हो, बच्चे हो, किन्हीं को भी आजकल डायबिटीज हो जा रहा है। तो हम जानेंगे तमाम कारण के बारे में, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करें और सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी देखते हैं। मधुमेह स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन गया है। मधुमेह अपने आप में तो गंभीर रोग है ही, साथ ही कई अन्य समस्याओं का कारण भी है। मधुमेह से ग्रस्त होने पर व्यक्ति के शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। इसका कारण अधिक मीठा खाना नहीं, बल्कि अग्नाशय यानी पैनक्रियाज का सही रूप से कार्य न कर पाना होता है। पैनक्रियाज हमारे पाचन प्रणाली का एक अंग होता है। दरअसल पाचन प्रक्रिया में भोजन में उपस्थित तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे ब्लड शुगर कहते हैं। ये ग्लूकोज रक्त द्वारा पूरे शरीर में संचारित होता है और शरीर की कोशिकाओं के लिए भोजन का कार्य करता है। पैनक्रियाज द्वारा उत्पन्न इंसुलिन की सहायता से ही शरीर की कोशिकाएं ग्लूकोज को सोख लेती हैं और शरीर में शर्करा की मात्रा नियंत्रित रहती है। लेकिन मधुमेह से ग्रस्त होने पर पैनक्रियाज द्वारा इंसुलिन का उत्पादन कम या समाप्त हो जाता है और रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। कुछ लोग जन्म से ही मधुमेह से ग्रस्त होते हैं, जिसे टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। वहीं टाइप 2 डायबिटीज आनुवंशिक तत्वों व अनियमित जीवन शैली का परिणाम है। मधुमेह लगभग शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करता है और लापरवाही करने पर स्थिति गंभीर रूप ले सकती है। तो क्या आप भी मधुमेह की चपेट में हैं? यदि हाँ, तो बात वाकई चिंता की है। तो देखिए, जैसा कि हमने स्टोरी के जरिए जाना है कि मधुमेह केवल एक रोग नहीं है। यूं कह सकते हैं कि अगर रोगों की शुरुआत शरीर में हो रही है तो मधुमेह से ग्रसित व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि वो हर एक शरीर के अंगों को इफेक्ट करता है। या आप दिल की बात करें, किडनी की बात करें, तमाम तरह के शरीर के जो भी हमारे अंग हैं उन तमाम ही अंगों को वो इफेक्ट करता है। हमारे साथ डॉक्टर AS प्रकाश मौजूद हैं और सबसे पहले एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगी सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ हमारे कॉलर्स तो जुड़ेंगे ही, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले मेरा प्रश्न आपसे ये है कि देखिए, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि डायबिटीज क्या है, मधुमेह क्या है, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जरा मधुमेह पर हमें विस्तृत जानकारी दें कि आखिर मधुमेह है क्या। मधुमेह या डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का समूह है जिसमें हमारे शरीर में ग्लूकोज का उत्पादन ज़्यादा होता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। और इसका मुख्य कारण है कि हमारे शरीर में इंसुलिन का ना बनना या कम बनना, या जो इंसुलिन उपलब्ध है हमारे शरीर में वो अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर पाता है जी। और इसके उपरांत मरीजों का ग्लूकोज लेवल काफ़ी बढ़ जाता है और वो मधुमेह से शिकार हो जाते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मधुमेह जो है कई अलग अलग तरीके के होते हैं, तो ज़रा आप हमें ये बताइए कि मधुमेह कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः जो डायबिटीज़ है वो 3 प्रकार के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़
और जेस्टेशनल डायबिटीज़। इसके अलावा सेकेंडरी फॉर्म्स ऑफ डायबिटीज़ भी है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में शरीर में इंसुलिन का उत्पादन नहीं होता है और देखा जाता है कि ये बच्चों में होते हैं, लेकिन किसी भी उम्र में टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में शरीर में इंसुलिन का उत्पादन होता है, लेकिन नॉर्मल आदमी के कंपेयर में कम होता है। और जेस्टेशनल डायबिटीज़ वैसा डायबिटीज़ है जब गर्भ अवस्था के समय माँ का ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, तो इसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। डॉक्टर साहब, यानी कि जब शुरुआती समय में हमें पता चलता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ के हम शिकार हो रहे हैं, तो किस तरह के टेस्ट किए जाते हैं? कैसे पता चलता है कि अब हम डायबिटीज़ के शिकार हो रहे हैं? सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति हमारे क्लिनिक में आता है तो हम लोग नॉर्मली हिस्ट्री पहले लेते हैं और पूछते हैं कि आपके घर में किन्हीं को डायबिटीज़ है या नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज़ में मुख्यतः फैमिली हिस्ट्री निगेटिव होता है, कभी भी वो नहीं बताएंगे कि उनके माँ बाप को डायबिटीज़ है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ जो मुख्यतः 90% लोगों को है, उनमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव रहता है। सेकेंड है कि टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन का उत्पादन नहीं होता है और मुख्यतः ये वायरल इन्फेक्शंस के बाद बच्चों में होता है, जैसे मिजल्स का वायरस है या साइटोमेगालो वायरस का है या एप्स्टेन बार वायरस। इन्फेक्शन के बाद मुख्यतः देखा गया है कि वो डायबिटीज़ होता है। वो इन्फेक्शन जो है वो पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स को पूरी तरह से डैमेज कर देता है, जिसके कारण से इंसुलिन उत्पादन एकदम कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ का मुख्य कारण। डॉक्टर साहब, मैं बीच में रोकना चाहूंगी और फिर हम चर्चा करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, पहले उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी, नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार मैम, मैं सत्येंद्र शुक्ला बोल रहा हूँ, जिला सीतापुर से। हाँ, पूछिए सत्येंद्र जी, सवाल पूछिए सर से। जी मैम। मैम, मेरे पैरों के नीचे जो एड़ियां होती हैं उनमें ज्यादा दर्द रहता है जी। मेरे डॉक्टर साहब, मेरे कहना चाहता हूँ, मेरे जो पैर के नीचे एड़ी में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, कभी कभी पिंडलियों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। खान पान की जो दिनचर्या है मेरी, वो बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है क्योंकि मैं मार्केटिंग जॉब में हूँ। जी सर, सवाल आपने सुना? सवाल मैंने सुन लिया। सर के पैरों में दर्द है और खान पान नियमित रूप से नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, तो और इसमें बिल्कुल बिल्कुल सत्येंद्र जी, अब आपका प्रश्न जो है वो डॉक्टर साहब ने सुन लिया है, अब जरा आप जवाब सुने। तो पैरों में दर्द होने का बहुत सारा कारण हो सकता है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी भी हो सकती है और साथ में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के कारण भी हो सकता है। आपको डायबिटीज़, थायराइड और विटामिन डी ये सब का जांच पहले कर लेना चाहिए और देखना चाहिए कि यदि कोई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है तो उसे मैनेज किया जाए। न्यूट्रिशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आहार आपको समय पे लेना ही पड़ेगा। यदि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो अपने साथ आप फ्रूट्स रख सकते हैं या उस तरह का खाना रख सकते हैं जो आप आसानी से खा सकिए। सेकंड है कि यदि आपके पैरों में दर्द हो रहा है तो इसमें आप सबसे पहले ब्लड शुगर की जांच करा लीजिए। फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट पैंडियल ब्लड शुगर और HbA1c। सबसे पहले डायबिटीज़ को रूल आउट कर लीजिए। इसके अलावा थायराइड फंक्शन टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट जांच है क्योंकि वो भी हड्डियों को कमज़ोर करता है, तो थायराइड का भी जांच करवा लीजिए। यदि डायबिटीज़ आपको निकलता है तो डायबिटीज़ को ग्लाइसेमिक टारगेट पे रखना पड़ेगा और थायराइड विधि है तो उसे भी करेक्ट करना पड़ेगा। और आहार में आप फिलहाल आधा घंटा से 45 मिनट धूप में रहिए। कैल्शियम का आप सेवन कर सकते हैं। यदि मैं खान पान में परिवर्तन की बात बताऊं तो आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, इसमें कैल्शियम है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मिनरल्स है, विटामिन बी कम्प्लेक्स है, उसके द्वारा आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही आसान तरीके से आप प्रश्न जो हैं वो साझा कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर AS प्रकाश मौजूद हैं, आप मधुमेह रोग विशेषज्ञ हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर, आप बताइए कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार सिंह है। हाँ, प्रश्न पूछिए सर। सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि एक एवरेज पर्सन को एक दिन में कितनी शुगर कंज्यूम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जिससे ये इफेक्ट ना हो, क्या बोलते हैं, ये डायबिटीज। बिल्कुल, प्रश्न को सुना आपने? हाँ। सर जवाब जरा नहीं, दीजिए। प्रश्न नहीं सुन पाया ठीक से। ओके, आप जरा अपने प्रश्नों को संजय जी जरा रिपीट कीजिए एक बार वापस से। डॉक्टर साहब तक प्रश्न सही तरीके से पहुंचा नहीं है, एक बार रिपीट कीजिए जरा। जी जी।
मैं पूछ रहा हूँ डॉक्टर। हेलो, हाँ बोलिए। मैं डॉक्टर को पूछ रहा हूँ कि एक एवरेज पर्सन को 24 आवर में कितनी मतलब शुगर कंज्यूम करना चाहिए जिससे डायबिटीज इफेक्ट ना हो, और कितना वो कर सकता है या ना कर। डायबिटिक पेशेंट का यदि वो डायबिटीज से ग्रसित नहीं है तो फास्टिंग शुगर उनका 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए और पोस्ट प्राइमरी ग्लूकोज 140 मिलीग्राम से कम होना चाहिए और 3 मंथ्स एवरेज शुगर 5.6% से कम होना चाहिए। और यदि वो प्री डायबिटिक हैं तो उनका शुगर लेवल फास्टिंग शुगर 100 to 125 एंड पोस्ट प्राइमरियल 140 to 199 हो सकता है और 3 मंथ्स एवरेज शुगर HbA1c 5.6 से 6.4 तक हो सकता है। यदि वो डायबिटिक हैं तो उनका ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा, पोस्ट प्राइमरी ब्लड ग्लूकोज 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा और HbA1c 6.5% या 6.5% से ज़्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपने डायबिटीज़ का रूल आउट करना होगा कि आप डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं या नॉर्मल ग्लाइसेमिक है आपका। सेकेंडली आपका था कि कितना शुगर लेना चाहिए। नॉर्मली जो नॉर्मल पर्सन, जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, उन्हें शुगर की मात्रा कम लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है एशियन फेनोटाइप में कि हम लोग थिन फैट इंडियन हैं। हालांकि हम लोग बहुत मोटे नहीं हैं वेस्टर्न पॉपुलेशन की तरह, जिसमें BMI आपका 40 या 35 से ज़्यादा हो। हम लोग का BMI 25 से 30 के बीच में है, लेकिन हमारे ऑर्गन्स के ऊपर, खासकर लीवर के ऊपर, पैंक्रियास के ऊपर और इंटेस्टाइन के ऊपर फैट एक्यूमुलेशन है। इसी से हम लोगों में विसरल एडिपोसिटी ज़्यादा है, जो एक मुख्य कारण है इंसुलिन रेसिस्टेंस का, और जिसके कारण हम लोगों के देश में डायबिटीज़ ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल। देखिए, हमारे सुधी दर्शकों में आपसे ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ, अपील करना चाहती हूँ कि अगर आप डॉक्टर साहब से जुड़ना चाह रहे हैं, अगर आप अपने विशेषज्ञ से उत्तर चाह रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें। उससे डायरेक्ट डॉक्टर साहब तक सवाल पहुंचेंगे और सीधे सीधे समय का बचाव करते हुए आप तक उत्तर भी पहुंचेंगे। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमारे साथ संजय जी जुड़े थे, सत्येंद्र जी जुड़े थे, उसी तरह से कई एक और दर्शक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। एक बार मैं आपको दोबारा टोल फ्री नंबर नोट करवा देती हूँ, 1800 3456171 हमारा टोल फ्री नंबर है, जो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी किए जा रहे हैं, ताकि आप हमसे संपर्क कर सके, सीधे सीधे अपने सवालों के जवाब प्राप्त कर सके। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में हमें बता रहे थे, उस पर हमारी चर्चा चल रही थी, तो ज़रा आप हमें बताइए कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो क्या क्या है। टाइप 2 डायबिटीज़ में बेसिकली हमारे शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कम होता है, और जो इंसुलिन हमारे शरीर में निकलता है वो अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर पाता है। इसके कारण से क्या होता है कि ग्लूकोज का जो सेलुलर अपटेक है वो घट जाता है, और ग्लूकोज हमारे ब्लड में काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स में हाई ग्लूकोज लेवल से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस काफ़ी हो जाता है, जो हमारे ब्लड वेसल्स के लिए काफ़ी अच्छा नहीं है, और सीधे वो ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है। और धीरे धीरे करते करते कुछ ड्यूरेशन के बाद डायबिटिक पेशेंट्स का यदि ग्लूकोज लेवल अनकंट्रोल रहता है तो उनको माइक्रोवास्कुलर एंड माइक्रोवास्कुलर डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिसमें कि आँख में न्यूरोपैथी और नेफ्रोपैथी हो सकता है। और यदि बहुत लंबे समय तक अनकंट्रोल रहा तो उन्हें कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, स्ट्रोक या पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़, पैरों में भी प्रॉब्लम हो सकता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमें पता है कि हमें क्या कुछ नहीं करना चाहिए, ये तो सभी को समझ में आता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कुछ कारण समझ में नहीं आता है कि आखिर हमें क्यों डायबिटीज़ हुआ है, हम मधुमेह के शिकार क्यों हो गए हैं। इसका जवाब मैं लूँगी, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ, पहले उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो। हाँ, हेलो मैम। हेलो। हाँ, नमस्कार सर, अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं और प्रश्न साझा कीजिए। जी जी, मैं अपने पापा के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरे पापा का नाम राम पुकार ठाकुर है जी। तो उन्हें मतलब ऐसे डायबिटीज मतलब बॉर्डर लाइन पे मतलब 4-5 साल से 140-130 ऐसा में रहा है जी। हेलो मैम। सर, प्रश्न आपने सुना? प्रश्न सर का अधूरा है। उनके फादर को 5 साल से डायबिटीज़ है। अच्छा, मतलब 130-140 रह रहे हैं। अब आप डायरेक्ट सर से बात कर रहे हैं, आप सर से सवाल पूछिए और सर आपको उत्तर दे रहे हैं, बात कीजिए सर। जी बताइए।
हेलो सर। सर मेरे पापा को मतलब ऐसे 4-5 साल से डायबिटीज मतलब 130-140 के बीच में रह रहा है, लेकिन उन्होंने ऐसे कोई मेडिकेशन लिया नहीं है। तो यही मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे मुझे क्या मेडिकेशन शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ऐसे मुझे अभी पाँव में तो दर्द ही होते रहते हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इनका सवाल है कि उनके पिताजी को 5 साल से डायबिटीज़ है, क्या उन्हें दवाओं का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन एवं हमारे इंडियन गाइडलाइंस जितने हैं सब ने कहा है कि यदि आपका HbA1c 7% से कम है तो आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ बढ़ सकते हैं। आप खान पान में परिवर्तन और एक्सरसाइज करके अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। और फास्टिंग शुगर आपका 80 to 130 और खाने के बाद 100 to 160 होना चाहिए। यदि आपका इस लेवल पे डाइट और एक्सरसाइज के साथ यदि आपका ग्लाइसेमिक गोल आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो आपको दवाओं का सेवन करना चाहिए। और मैं दवाओं के सेवन का जब भी मैं बात करता हूं तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप विशेषज्ञ चिकित्सक के पास जाके मधुमेह का इलाज कराएं, क्योंकि मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। आप देखते होंगे जिन्हें भी डायबिटीज़ होता है उनका लाइफ स्पैन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 5 से 10 साल तक घट जाता है। और जब डायबिटीज़ के साथ कोई कॉम्प्लिकेशंस होता है तो 10 से 15 साल पहले उनका लाइफ स्पैन घट जाता है। तो जीवन को पूरा जीने के लिए और खुशहाल जीवन जीने के लिए ब्लड ग्लूकोज लेवल को अच्छे ढंग से ग्लाइसेमिक गोल पे कंट्रोल करना जरूरी है और चिकित्सक से आप सलाह लेकर दवाओं का सेवन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं कारण की बात कर रही थी, ज़रा हमें कारण जो है वो डिटेल से बताएं, क्या कुछ कारण होते हैं? ऐसा देखा गया है कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो हमारे भारत में या साउथ एशियन पॉपुलेशन में बढ़ रहा है उसका मुख्य कारण है ओबेसिटी। यदि हम लोग 100 डायबिटिक पेशेंट्स को देखते हैं तो 70 से 80% लोग आइदर ओवरवेट हैं या ओबेज हैं। सेकंड है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। हम लोग का जो जीवन शैली है काफ़ी निष्क्रिय है, इसके कारण से हमारे शरीर में फैट का एक्यूमुलेशन धीरे धीरे करके हो रहा है, खासकर ऑर्गन्स के ऊपर हो रहा है, और जिसके कारण से विसरल एडोपेसिटी और एब्डोमिनल एडोपेसिटी के कारण से हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जा रहा है और जो भी इंसुलिन हमारे शरीर में निकल रहा है वो भी अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर पा रहा है। और एक ऐसा स्टेज आ जा रहा है जिसमें हमारे शरीर में बहुत हाइपर इंसुलिनीमिया है, इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा है लेकिन वो कार्य नहीं करने के कारण से धीरे धीरे करके पैंक्रियाटिक सेल्स को डैमेज कर दे रहा है ग्लूकोज लेवल, और ग्लूकोटॉक्सिसिटी के कारण से हमारे शरीर का ग्लूकोज लेवल काफ़ी बढ़ जा रहा है और बीटा सेल डिसफंक्शन हो जा रहा है। इसके अलावा भी कुछ कारण हैं, जैसे कि स्मोकिंग एक मुख्य कारण है डायबिटीज़ होने का। ऐसा हम देखे हैं कि यंगर पॉपुलेशन में स्मोकिंग जो है इटसेल्फ एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ होने का। तो मैं जो भी यहाँ हम लोग के साथ जुड़े हैं उनसे आग्रह करता हूँ कि स्मोकिंग को आप सीधे परहेज़ करें, स्मोकिंग से दूर रहें और अपने वज़न को यदि आप 10 से 15% अपने बेस लाइन वेट से यदि घटा लेते हैं तो आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं। जैसे उदाहरण पे यदि आपका वज़न 80 kg है और आप 8 kg से 10 kg तक वज़न घटाते हैं तो डायबिटीज़ से बच सकते हैं। तीसरा प्रमुख कारण है इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ऐसा देखा गया है कि जो हमारा मुख्य भोजन है, नॉर्थ इंडिया में रोटी या चावल, साउथ इंडिया में इडली या डोसा, उसका मुख्य जो अन से 50% to 60% कार्बोहाइड्रेट इनटेक है। जो डाइटरी चेंजेस हम लोग को चाहिए उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 40 to 45% करना है। हम 80% तक कार्बोहाइड्रेट इनटेक अपने फूड्स में खाते हैं। डॉक्टर शशांक आर जोशी ने एक स्टडी भी किया था, स्टार्च स्टडी, जिसमें उन्होंने बताया कि 70 से 80% लोग भारत में हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जो कि एक मुख्य कारण है डायबिटीज़ होने का। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यानी कि भोजन जो हम कर रहे हैं हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि हम किस चीज़ को कितना ले रहे हैं, यानी कि हर एक पदार्थ की अलग अलग अपने क्वांटिटीज़ होते हैं, उन्हीं क्वांटिटी को हमें लेने की ज़रूरत है और हम ये समझ नहीं पा रहे हैं और अनलगर है जो भोजन आप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं डायबिटीज़ का कारण हो जाता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने अभी चर्चा की और आप हमें ये बता रहे थे कि यंगर एज की बात आप कर रहे थे, स्मोकिंग की बात आप कर रहे थे, तो ज़रा मुझे ये बताइए कि आखिर यंग एज में इन दिनों डायबिटीज क्यों हो जा रहा है, और अगर मैं खास तौर से लक्षण की बात करूं तो किस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं? यंग एज में डायबिटीज़ का वही मुख्य कारण है, ओबेसिटी एक कारण है। ओबेसिटी के कारण हमारा जो ग्लूकोज है वो अच्छे ढंग से मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा है, हमारा इंसुलिन अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर पा रहा है। और जैसे ही यंग पेशेंट खेलते हैं कूदते हैं उनका वजन घटता है
तो वो उनका ग्लूकोज लेवल कम होने लगता है, क्योंकि उनके शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और इंसुलिन सिक्रीशन भी बढ़ जाता है। सेकेंड है स्मोकिंग। स्मोकिंग क्या करता है कि हमारे एंडोथेलियल सेल्स को डैमेज करता है और हमारे सेलुलर लेवल पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को काफ़ी बढ़ा देता है, जिसके कारण से एंडोथेलियल डिसफंक्शन होने के कारण से डायबिटीज़ होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है, साथ साथ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ भी बढ़ जाती है। तो यंग यदि कोई पेशेंट है, वो यदि चाहते हैं डायबिटीज़ से अपना बचाव करें, तो सबसे पहले उन्हें खान पान में थोड़ा सुधार करना पड़ेगा और जो खाने का जो ड्यूरेशन है उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। इसके लिए 3+3। डॉक्टर साहब, जैसा कि मेरा ये प्रश्न है कि मान लीजिए कि यंगर एज में हैं हम, उन्हें ये पता नहीं चल पा रहा, वो स्मोकिंग भी कर रहे हैं, हर वो चीज कर रहे हैं जो आप जिस चीज के लिए कह रहे हैं कि उस चीज को नहीं करने की जरूरत है, तो उनमें किस प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे? ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स में कोई लक्षण नहीं होते, इसलिए डायबिटीज़ को साइलेंट किलर भी कहते हैं। और 50% से ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स में वेक सिम्टम्स होते हैं। लेकिन यदि क्लासिकल सिम्टम्स की मैं बात करूं तो पॉलीयूरिया, ज़्यादा पेशाब होना, पॉलीफेजिया, ज़्यादा भूख लगना, पॉलीडिप्सिया, ज़्यादा प्यास लगना, और इसके अलावा वेट लॉस, सिग्निफिकेंट वेट लॉस। यदि आपका वजन 5 kg से ज़्यादा घट रहा है, 3 kg से ज़्यादा अचानक घट रहा है, तो आपको डायबिटीज़ की जांच करनी चाहिए। और अगर मैं ये कहूँ कि ब्लड शुगर को कम करने के लिए सबसे सर्वोत्तम जो है वो खाद्य पदार्थ क्या होने चाहिए? क्योंकि कई बार डॉक्टर साहब हमें देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेगुलर बेसिस पर सुबह जब उठते हैं तो वो कहते हैं ना कि फलों का सेवन करते हैं, तो किस प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, किस तरह के फल खाने चाहिए और किस तरह के फल नहीं खाने चाहिए? इसका उत्तर हम लेंगे आपसे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका प्रश्न पहले लेते हैं। हेलो। हाँ नमस्ते। हाँ नमस्कार सर, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं और प्रश्न साझा कीजिए। जी मेरा नाम हो गया दादा भाई ठाकुर, मैं आरा बिहार से बोल रहा हूँ। हाँ प्रश्न पूछिए सर। एक्चुअली मैं रिटायर्ड पर्सनल हूँ और मैंने डिफेंस में सर्विस की हुई है। अभी मेरा वेट थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, लेकिन मैं डायबिटीज में नहीं हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं इसके प्रिकॉशंस के लिए फर्दर क्या कर सकता हूँ? सर का क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि वो एडल्टली पेशेंट हैं, रिटायर कर चुके हैं, एज उनका 65 प्लस में है, और वो डायबिटीज़ को प्रिवेंट कैसे करें। ऐसा देखा गया है कि जिनका भी एज 60 to 65 प्लस में है उसमें 50% लोगों को डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसलिए सबसे पहले आप खान पान में परिवर्तन कीजिए। इसके लिए 3+3 का रूल कीजिए। 3 बार आप मेजर डाइट लीजिए, इसमें आपकी खाने की जो मात्रा है वो कम हो। सेकेंड चीज़ है कि 2 खाने के बीच में आप थोड़ा स्नैक्स लीजिए, जैसे फल लीजिए या अंकुरित चना लीजिए या सलाद खाइए, या दूध का आप 1 कप दूध पी सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा थोड़ा एनर्जी भी मिलते रहे और ग्लूकोज लेवल्स अचानक बढ़े नहीं। यदि आप अचानक एक साथ बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो आपका पैंक्रियाटिक फंक्शन जो है विथ एज कमज़ोर हो चुका है और वो उतना इंसुलिन नहीं निकाल पा रहा है जो आपके ग्लूकोज लेवल को मेटाबोलाइज कर पाए। सेकेंड चीज़ है कि डायबिटीज़ से बचने के लिए ऐसा स्टडीज़ भी हुआ है जिसमें कि कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट डाइट के लिए एडवोकेसी किया गया है कि आप जो रोटी चावल की मात्रा खाते हैं उसको कम कीजिए या कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में चेंज कीजिए। सफ़ेद चावल के जगह पे आप भूरा चावल खाइए, गेहूं के रोटी के जगह पे आप मिक्स रोटी या बाजरे का रोटी खाइए, या ओट्स, दलिया, रागी इसको खाइए। हालांकि ये करना काफ़ी कठिन है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जिस खाने के हैबिट से हम लोग जुड़े हुए हैं उसको चेंज करना काफ़ी दिक्कत है, लेकिन तब भी यदि आप खाने की मात्रा को भी घटा लेते हैं तो उससे डायबिटीज़ से आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। थर्ड चीज़ है एक्सरसाइज। यदि आप रोज़ाना आधा घंटा से 45 मिनट भी टहलते हैं तो आपका जो मसल्स है हाथ और पैर का लंबा लंबा वो सिकुड़ता और फैलता है और वो आपके ग्लूकोज को अपटेक कर लेता है, जिसके कारण से यदि आपके शरीर में इंसुलिन कम भी बन रहा है तभी ग्लूकोज लेवल वो मेटाबलाइज हो जाता है। इसलिए यदि आप खाने की मात्रा को कंट्रोल करते हैं, खाने को स्प्लिट करके खाते हैं और रोज़ाना 1 घंटा टहलते हैं तो डायबिटीज़ होने का रिस्क 50 to 60% तक आप में कम हो जाएगा। डॉक्टर साहब, यानी कि जो हमारे अभी दर्शक जो आरा से अभी जुड़े हुए थे जिन्होंने अपना प्रश्न आपसे साझा किया, मैं ये कह सकती हूँ कि आपने उपचार के बारे में बताया है नहीं कि किस तरह के उपचार होने चाहिए मधुमेह से जुड़े हुए। अगर मैं उपचार की बात करूं तो किस तरह के उपचार होने चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए जिससे बचाव भी हो सकता है, और जो जिन्हें हो गया है डायबिटीज़ उनके लिए भी क्या उपचार है?
जो डायबिटिक पेशेंट है सबसे पहले उन्हें ग्लूकोज लेवल ग्लाइसेमिक टारगेट पर रखना चाहिए। उसमें फास्टिंग शुगर को 90 to 130 और खाना खाने के बाद के ग्लूकोज को 100 to 180 एंड 3 मंथ्स एवरेज शुगर को 7% से कम। यदि उनका एज 40 या 50 ईयर से कम है तो उन्हें HbA1c 6.5% से कम रखना चाहिए, उन्हें टाइटर कंट्रोल रखना चाहिए। यदि किन्हीं का एज 60 to 65 ईयर से ज़्यादा है तो उन्हें HbA1c 7% से कम या 7.5% तक रखना चाहिए। यदि कोई पेशेंट है जिन्हें डायबिटीज़ के अलावा किडनी का प्रॉब्लम, आँख का प्रॉब्लम या हार्ट डिजीज़ से वो ग्रसित हैं तो HbA1c 7% से कम या 7.5% तक भी रख सकते हैं, जिससे कि उन्हें लो शुगर होने की संभावना कम हो। साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अलावा दवाओं का सेवन। तो सबसे पहले डाइट और एक्सरसाइज के साथ साथ दवाओं के लिए आपको चिकित्सक से मिलना चाहिए और आपको रेगुलर मॉनिटरिंग करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना चाहता है तो 4 पिलर्स है डायबिटीज़ मैनेजमेंट का। सबसे पहला है डाइटरी मैनेजमेंट, जिसमें कि कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट डाइट लीजिए और प्रोटीन इंटेक को बढ़ाइए। प्रोटीन नॉर्मली देखा गया है स्टडीज़ में कि 8 to 9% प्रोटीन हम लेते हैं, जबकि बैलेंस हेल्दी डाइट के लिए आपको 20 to 25% प्रोटीन इंटेक चाहिए। तो कम से कम प्रोटीन को आप दिन भर के 3 मेजर मील्स में से 2 बार लीजिए, सुबह या दोपहर या रात 2 बार कम से कम आप प्रोटीन इंटेक लीजिए। साथ में फ़ैट की मात्रा में सैचुरेटेड फैट्स की मात्रा कम खाइए, प्रोसेस्ड फूड को बंद कर दीजिए, मत खाइए। और इसके अलावा जो मिनरल्स और विटामिन्स है उसको आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से ले सकते। तो बैलेंस हेल्दी डाइट यदि आप खाते हैं तो शरीर में आपका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगा और साथ साथ ग्लूकोज लेवल भी कम करने में सहायता होगी और इम्यूनिटी बढ़ेगी। सेकेंड चीज़ है एक्सरसाइज। यदि आप रेगुलर करते हैं तो ग्लूकोज अपटेक मसल्स के द्वारा आपका होगा और डायबिटीज़ कंट्रोल करने में हेल्प होगा। दवाओं का जहाँ तक सवाल आता है आप अपने चिकित्सक से मिलिए और वो आपके लिए सही सलाह देंगे। बिल्कुल, समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब एक प्रश्न हमारा रह गया, फलों का सेवन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बहुत कम शब्दों में। फलों का सेवन के लिए मैं 3 चीज़ बोलूँगा। सबसे पहले कि फल कब खाना चाहिए, तो 2 खाने के बीच में फल खाना चाहिए। ऐसा पेशेंट्स गलती करते हैं कि फल अपने मेजर डाइट के साथ खाते हैं। तो सुबह में नाश्ते से 1-2 घंटा पहले खा सकते हैं या नाश्ते के 1-2 घंटा बाद, या शाम में 4 से 5 के बीच में खा सकते हैं। सेकेंड चीज़ है कि फल का अमाउंट कितना चाहिए। तो फल में फ्रुक्टोज है, वो ग्लूकोज सीधे नहीं है, ग्लूकोज का एक प्रकार है फ्रुक्टोज, जिसका भी ग्लाइसीमिक इंडेक्स मॉडरेट है, नॉट वेरी हाई। तो इसलिए फल का बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। 100 से 200 ग्राम तक आप फल डेली खा सकते हैं। और किस तरह का फल खाना चाहिए, तो फाइब्रस फल बहुत हेल्पफुल रहेगा डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, क्योंकि वो धीरे धीरे करके पचेगा। जैसे सेब हो गया, पपीता हो गया, गुआवा हो गया, ये सब आप सेवन कर सकते हैं। इवन जूसी फ्रूट्स भी आप खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, लेकिन जूस का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। यानी कि डॉक्टर साहब मैं ये कहूँ कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि किसी भी भोजन को बहुत ज़्यादा ना लें, किसी भी फल को बहुत ज़्यादा ना लें, यानी कि बेतरतीब तरीके से खाने का प्रयास ना करें। डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को ढेर सारी जानकारियाँ दी और हमें ढेर सारी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि आज हमारे साथ खास विशेषज्ञ मौजूद थे और इन्होंने हमें कई अलग अलग तरह की जानकारियां दी। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक ले मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।